एक सेकंड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। मस्त रहो, खुश रहो और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हमारी रेगुलर क्लास का टाइम हो चुका है। हम लोग डेली कंटिन्यूअस इस टाइम पर अपनी क्लास में रेगुलर पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। सर टेस्ट बहुत ही शानदार है। नंबर तो मेरा बहुत कम आया है, कोई नहीं, समझ के अनुसार है। चलो ठीक है, धीरे धीरे आप अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है। आप लोगों पर ढेर सारा विश्वास है। 8 दिन का अंतर है, कम से कम 4 बार टेस्ट को दे देंगे। वेरी एक्सीलेंट, ये शिद्दत होनी चाहिए। ये 7 और 8 दिन का जो अंतर है ना टेस्ट पेपर में, न्यू टेस्ट सीरीज में, इसमें आपको 7-8 दिन क्यों दिए हैं यार? एक एक पेपर को घोट के पी जाना बस। वेलकम वेलकम वेलकम। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी सोच लो आराम से। राधे राधे, स्वागत, अभिवादन, वेलकम, गुड मॉर्निंग। चलो, तो सोचने में कुछ नहीं रखा है बेटा, पढ़ना है। और एक एक मैंने क्या कहा, देखो भाई, जो रैंक लाएंगे ना भाई, उनको तो यार धूम धड़ाका होगा ही होगा। चलो देखो, एक बार सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का पुनः इस क्लास में दिल से स्वागत, अभिवादन। आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। अपने दोस्तों, मित्रों, प्यारे शिक्षकों तक जरूर इस क्लास को शेयर जरूर करना, बताना जरूर, ताकि कर भला तो हो भला वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो सके। लास्ट क्लास में हमने कर्ट लेविन को अच्छे से पढ़ लिया था, और कर्ट लेविन की कुछ बातें जो थी वो इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझाई। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनका पर्सिया पोलैंड 1890 टू 1947 में इनका जन्म और डेथ की बात हम लोगों ने की। इनका प्रमुख सिद्धांत, ये द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के पिता कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन कहे जाते हैं। बिल्कुल, दोनों की दोनों टेस्ट हर विद्यार्थी को लेना जरूरी है, कंपलसरी है। और मैं तो कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे जिसने पेड बैच लिया हो या नहीं लिया हो, उसको अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, अपने आप को परिशोधित करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को एग्जाम के लेवल तक तैयार करने के लिए टेस्ट पेपर और साथ में थ्योरी बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट सीखते हैं तभी पेपर देने का आनंद आता है, तभी रैंक टॉप आती है। इसलिए हर कंसेप्ट का, हर थ्योरी क्लास का अपना बहुत बड़ा योगदान है, राइट। और अपने आप में प्रैक्टिस सेशन का तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए सबको जरूर शेयर कर दें।
मित्रों देखिएगा, फिर क्षेत्र सिद्धांत की हम लोगों ने बात की। उस सिद्धांत को हमने बहुत सारे नामों से पढ़ा, जैसे हम लोग लाइफ स्पेस थ्योरी, टोपोलॉजी थ्योरी, उसके अलावा वेक्टर वैलेंसेस थ्योरी, उसके अलावा सदिशात्मक स्थलाकृतिक अधिगम सिद्धांत, वेक्टर वैलेंसेस प्रतिपादन 1930 टू 40 के डिकेड में इन्होंने किया। संज्ञानवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। इन्होंने सीखना वातावरण या पर्यावरण एवं व्यक्ति दोनों के प्रतिफल का परिणाम इन्होंने बताया। इसीलिए पर्यावरण आ जाए, वातावरण आ जाए, याद रखना सिंपल कहानी है, कर्ट लेविन आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सीखना संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन है। आप जो भी सूचनाएं आप समाज से, अपने उद्दीपनों से प्राप्त कर रहे हैं, उसमें जो चेंजेज आप कर रहे हैं, 100% दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन। समझ में आ गया? देखिए, इसीलिए जो जीवन क्षेत्र में तनाव या आकर्षण शक्ति द्वारा होता है, दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। गजब का क्वेश्चन बनेगा यहां से। यह मानसिक संरचना और ज्ञान के, ये अच्छा बिंदु उठाया है, यह मानसिक संरचना एवं ज्ञान के पुनर्गठन के रूप में देखा जाता है। उसे अधिगम कहा है कर्ट लेविन ने। याद रखना बेटा, वेक्टर एंड वैलेंसेस क्या होता है? आवश्यकता जो हमारे व्यवहार को दिशा देती है, वह पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसे यानी वो हमें जो आपकी नीड है, भाई आपको नीड है भोजन की, तो भोजन की जो नीड है ना, वो आपको कई बार, जिन व्यक्तियों को भोजन नहीं मिलता, भूख के कारण वो दूसरों का कत्ल तक कर देते हैं, दूसरों का मर्डर कर देते हैं, तो ये भूख रूपी जो है ना, ये ड्राइव आपको तनाव देता है, आपको परेशान करता है, आपको उस ओर खींचता है। उसे वेक्टर एंड वैलेंसेस नाम दिया। टेंशन, तनाव, जब कोई लक्ष्य सामने होता है और तो हमें मानसिक तनाव देता है, जो हमें सीखने की प्रेरणा प्रदान करता है। इट मीन्स 100%। फिर इनका फॉर्मूला बी बराबर एफ पी हम लोगों ने पढ़ा। बिहेवियर, बिहेवियर, फील्ड, पर्सन, एनवायरमेंट, इन तीनों वर्ड्स का कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आज का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है बेटा। आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स या थ्योरीज एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या थ्योरीज एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये हमारा टॉपिक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इस पूरे चैप्टर के, मतलब पूरे लर्निंग थ्योरी के, हर एक लर्निंग थ्योरी के शानदार क्वेश्चंस हम लोग इस लाइव थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे, मजे के साथ करेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी है अपने सगे संबंधियों को क्लास के बारे में भली भांति अच्छे से बताना। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही एक टीचर का मूल्य तत्व सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो डिसेबिलिटीज की बात करेंगे आज के इस चैप्टर में हम लोग। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर एक और सिद्धांत मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, है ना? एक्सपीरियंशियल थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स। ठीक है बेटा, देखिएगा, अनुभवजन्य सिद्धांत, अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था।
कार्ल रोजर्स के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। कार्ल रोजर्स के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। ये यूएसए के मानवतावादी विचारक हैं। मानवतावादी विचारक, मानवतावादी विचारक या साइकोलॉजिस्ट हैं। यू नो वेरी वेल। इनकी इनकी फेमस बुक कौन सी है? सुनिएगा, इनकी फेमस बुक की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे मित्रों, फ्रीडम टू लर्न। इनकी फेमस बुक कौन सी है बेटा? इससे लिखते हैं, फ्रीडम टू लर्न। 1969। फ्रीडम टू लर्न 1969, ठीक है ना। फ्रीडम टू लर्न 1969 में इन्होंने यहां पर यह थ्योरी दी थी। तो यहां पर प्रतिपादन वर्ष अगर पूछेगा आपसे, तो आपको 1969 आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं और आप दिला दीजिएगा, ठीक है बेटा, डोंट वरी। कार्ट लेविन कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य सिद्धांत, जिसको हम लोग एक्सपीरियंशियल थ्योरी भी कहते हैं। अभी जस्ट कंप्लीट वापस समझा दिया है कर्ट लेविन का सिद्धांत भी, ठीक है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अवधारणा। नंबर 1, अधिगम हेतु अनुभव पर बल। अनुभव पर सर्वाधिक बल। अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया है। अधिगम के लिए अनुभव पर क्या दिया है? सर्वाधिक बल दिया है। नंबर दो कहता है, यह सिद्धांत हमारे किसकी बात करता है बेटा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अधिगम, यहां पर संज्ञानात्मक अधिगम के स्थान पर अनुभवों से, संज्ञानात्मक अधिगम के स्थान पर, अधिगम के स्थान पर अनुभव, अनुभवों से जुड़ने पर, अनुभवों से जुड़ने पर बल देने की बात करता है। नेक्स्ट है, यहां पर देखो 2 पॉइंट, विशेष मूल, ये कोर आइडियाज हैं, ध्यान रखना। फिर सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। वास्तविक सीखना,
करके सीखना, करके सीखना व अनुभवों द्वारा सीखना, अनुभवों द्वारा सीखना। अनुभवों द्वारा सीखना। उसके बाद एक और बात हम लोग करें यहां पर, देखिएगा, देखिए यहां पर विद्यार्थी केंद्रित, अधिगम पर बल, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करता है। क्लियर? किसकी बात करता है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करता है। इसका मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत ज्ञान प्राप्ति के बजाय, ज्ञान प्राप्ति के बजाय, ज्ञान प्राप्ति के बजाय स्व केंद्रित, व अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित माना है ना? स्व केंद्रित और अनुभव केंद्रित माना है। ठीक है ना? अर्थात व्यावहारिक परिवर्तन लाना, अर्थात व्यावहारिक परिवर्तन लाना। एक सेकंड आया। क्लियर है? मूल अवधारणा यहां पर हो गई, समझ में आ गई बात? अब यहां पर ये जो बात हमने की, तो ये इसकी अगर विशेषताओं की तरफ हम ध्यान दें तो किसकी बात करता है ये? देखिएगा, किसकी बात करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, अनुभव की सर्वोच्चता, अनुभव की सर्वोच्चता। नंबर दो, नंबर दो पर हम लोग बात करें तो सीधे से कंसेप्ट में स्व प्रेरित, स्व प्रेरित अधिगम,
की सर्वोच्चता। नंबर 3, देखो यहां पर स्वयं प्रेरित अधिगम की सर्वोच्चता। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। संज्ञानात्मक बनाम अनुभवजन्य की वकालत। कार्ल रोजर्स ज्ञान को लर्न करने के बजाय अनुभव आधारित अवधारणा को जन्म देता है। संज्ञानात्मक बनाम अनुभवजन्य। इट मींस संज्ञानात्मक बनाम अनुभवजन्यता की सर्वोच्चता। भाई सीधी सी बात है, यहां पर कार्ल रोजर्स ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान को रटने की बजाय अनुभव आधारित बनाया जाए। ठीक है ना। अनुभव की सर्वोच्चता, स्वयं प्रेरित अधिगम की सर्वोच्चता, संज्ञानात्मक बनाम अनुभवजन, यानी संज्ञान ज्ञान को रटने की बजाय अनुभवों में पिरो दीजिएगा, ये कार्ल रोजर्स का कहना है। उसके अलावा शिक्षक की भूमिका, मतलब रोल ऑफ टीचर। अब रोल ऑफ टीचर की बात करें तो शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है ना। यहां पर शिक्षक की भूमिका क्या है? ओनली सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर। न कि ज्ञान बांटने वाला, न कि ज्ञान बांटने वाला। ये अनुभव जन्य सिद्धांत की बातें हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसकी कुछ मूल विशेषताएं पढ़ लें। सिद्धांत की कुछ मूल विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो पहला पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम जब मूल विशेषताओं की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है बेटा? व्यक्तिगत भागीदारी, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। इसको सबसे ज्यादा महत्व देता है, ठीक है ना, लर्निंग बाय डूइंग को। भाई संपूर्ण भागीदारी किसकी होनी चाहिए? बच्चों की होनी चाहिए, जिसमें व्यक्तिक भागीदारी, है ना, व्यक्तिगत भागीदारी जिसे करके सीखना। नंबर 2 पर अपन लेके आते हैं स्वयं मूल्यांकन, है ना, या अपने आप को। भाई एक बात बताओ, यहां पर शिक्षार्थी अपना मूल्यांकन स्वयं करे, ना कि ज्ञान पर, ना कि अंकों पर, ना कि मार्क्स पर डिपेंड हो सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं मूल्यांकन, ज्ञान व अंकों पर निर्भर न रहकर न रहकर स्वयं मूल्यांकन करना। ठीक है, स्वयं मूल्यांकन करने की बात करते कार्ल रोजर्स। ठीक है, लर्निंग चैप्टर बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज योर लर्निंग चैप्टर। नंबर 3, देखो हमने सारी इसमें यूजीसी नेट लेवल की लर्निंग डाल दी है।
ठीक है ना। देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं व्यावहारिक, व्यावहारिक एवं प्रासंगिक होना चाहिए। जीवन से जुड़े दैनिक एवं जीवन से जुड़े दैनिक एवं व्यवहार से संबंधित अनुभव की बात करता है। ठीक है। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त नंबर फोर, नंबर फोर की बात करें तो सीधी सी बात है, सीखने की स्वतंत्रता। रुचि के अनुरूप, रुचि के अनुसार सीखना। भाई बालक जैसा चाहता है वैसा स्वतंत्र रूप से सीखे, तो वही तो, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। अब एक और सिद्धांत यहां पर मैं आपको सिखाना चाहूंगा, दैट इज अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। फिर अधिगम की सारी छोटी से लेकर बड़े सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम लोग संज्ञानात्मक अधिगम की बातें यहां पर अगले चैप्टर में, यानी कि हम लोग जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहां पर बखूबी जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की, ब्रूनर की शानदार चर्चा वहां पर करने वाले हैं। क्लियर? लेकिन एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, बस यही पर्पज अपना यहां पर है। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। अव्यक्त या प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत। लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। सिंपल कहानी है, अनुभव, कार्ल रोजर्स का जब अनुभव जन्य सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग एडवर्ड टॉलमेन की बात करेंगे। और एडवर्ड टॉलमेन जो हैं वो संज्ञानवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, जिनके बारे में हम इस थ्योरी की चर्चा करने वाले हैं। हाँ भाई, देखिएगा बड़ा सिंपल है।
एडवर्ड टॉलमेन की जब बात आती है तो दिमाग पे कई सारे प्रश्न घूमने लग जाते हैं। क्या प्रश्न घूमने लग जाते हैं? पहली बात, ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं। दूसरी बात, ये इन्होंने चूहों के दो समूहों पर प्रयोग किया था। तीसरी बात, ये तत्काल लर्निंग को, तत्काल परिणाम को लर्निंग का आधार नहीं बताते, अपितु सुप्त अधिगम को भी लर्निंग का आधार बताते हैं। इतना थ्योरी बता दिए हैं कि फर्क कैसे करें, सब में डिफरेंस है। ठीक है ना? देखो ध्यान से पढ़ो। लेटेंट लर्निंग के बाद इसके प्रतिपादक एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन अमेरिकन थे ये। संज्ञानवादी विचारधारा संज्ञानवादी हैं। उसके अलावा गेस्टाल्टवाद, एवं व्यवहारवाद के बीच पुल का कार्य करता है इनका ये सिद्धांत। बिल्कुल। देखिएगा, एडवर्ड टॉलमैन की बात करें, इन्होंने ये थ्योरी, इसका प्रतिपादन वर्ष 1930 है। 1930 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसके अलावा इस सिद्धांत की मूल आधारशिला की बात करें, अन्य नाम भी इसके पढ़ने को मिलते हैं। अदर नेम, अन्य नाम में हम पढ़ेंगे इसको। देखो यहां पर क्या क्या नाम दिया जाता है? संकेत, उद्देश्यवाद, प्रतीक, चिन्ह, प्रत्याशा, अव्यक्त, सुप्त, अधिगम सिद्धांत। एक ही लाइन में सबको लिख दिया है मैंने, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है बेटा, दैट्स वेरी अमेजिंग थ्योरी, वेरी वेरी मोस्ट अमेजिंग थ्योरी है ये। इसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्लियर कट बात है? क्लियर है? इसके बहुत सारे नाम हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब इसकी मूल अवधारणा। एक और लिख सकते हैं ना, कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र। यहां पर लिख देता हूं, संज्ञानात्मक मानचित्रण सिद्धांत। संज्ञानात्मक मानचित्रण सिद्धांत
कॉग्निटिव मैप थ्योरी भी इसको कहा जाता है। संकेत, इसको संकेत कर देना भैया। संकेत, उद्देश्यवाद, प्रतीक, चिन्ह, प्रत्याशा, अव्यक्त, सुप्त, अधिगम सिद्धांत, इसको संज्ञानात्मक मानचित्रण, कॉग्निटिव मैप थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजब की थ्योरी है। देखिएगा, इसकी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉलमैन का कहना है कि बेटा सीखना बिना किसी तत्काल पुनर्बलन के भी होता है। एक सेकंड देखना पड़ेगा। ये सिद्धांत क्या कहता है? सीखना बिना किसी बिना किसी बिना किसी तत्काल तत्काल पुनर्बलन तत्काल पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, बिना किसी तत्काल पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के भी होता है, के तत्काल पुनर्बलन के भी होता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप, एक बच्चे ने कोई कार्य किया और कार्य करने के तुरंत बाद आपने रीइंफोर्समेंट दिया तभी सीखेगा। नहीं 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 नहीं, ये इस बात को स्वीकार नहीं करते। ये तो स्किनर स्वीकार करते हैं। ये तो कौन करते हैं? स्किनर स्वीकार करते हैं। और स्किनर कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट तुरंत और तत्काल दिया जाना चाहिए, तब सीखना सरल और स्थायी बनता है। बिना रीइंफोर्समेंट के भी होता है, यही तो कहना चाहते हैं। बिल्कुल 100%। इट मींस अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, सीखना विदाउट रीइंफोर्समेंट के भी होता है। क्या होता है? विदाउट रीइंफोर्समेंट के भी होता है। यह अधिगम मानसिक या सुप्त मानचित्र के रूप में रहता है, जो जरूरत पड़ने पर हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। यह सुप्त या मानसिक मानचित्रों के रूप में, मानसिक मानचित्र रूप में हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, जो जरूरत पड़ने पर, जो
यानी हमारे मस्तिष्क में जो इमेजेज बनी होती है ना, हमारे मस्तिष्क में जो जरूरत पड़ने पर इमेजेज बनी होती है, जरूरत पड़ने पर वो तुरंत हमको याद आ जाता है। जैसे मैंने आपको गाय कहा, काऊ कहा, और काऊ कहते ही आपके दिमाग में उसका पूरा पिक्चर सामने आ गया, पूरा पिक्चर सामने आ गया, ठीक है ना। जो जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर व्यवहार में दिखाई देता है। न कि तुरंत। कितनी अच्छी बात कही है। जब जरूरत पड़ती है ना, तभी हमारे दिमाग में बनी हुई इस इमेज से हम बहुत सारी चीजें ग्रैस्प कर लेते हैं। जो जरूरत पड़ने पर इमेजेस के रूप में, उसकी पूरी कहानी के रूप में। भाई एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बिल्कुल छोटा था ना, तब उसने काऊ देखी थी, काऊ देखी थी। और आज उस वो जब वो 20 साल का युवक बन गया, अब उसने बहुत सालों तक काऊ को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही आप उससे पूछते हो गाय काऊ कहते ही, उसको पूरा पिक्चर अपनी खोपड़ी में याद आ जाता है। तो क्या तत्काल रीइंफोर्समेंट से पुनर्बलन हुआ? नहीं। जरूरत पड़ने पर वो हमारे व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है, व्यवहार में दिखलाई देता है। यही अव्यक्त अधिगम क्या होता है? अब आ गई है वॉल्यूम, चिंता नहीं करो। अव्यक्त अधिगम। अब अव्यक्त अधिगम की बात अगर करते हैं हम लोग, तो भैया सीखने का आंतरिक प्रक्रिया है। सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया, न कि तुरंत, न कि तुरंत या तात्कालिक प्रदर्शन, ठीक है ना। न कि तुरंत दिखने वाला, तुरंत दिखाई देने वाला व्यवहार या अवधारणा। यह तो आवश्यकता पड़ने पर
आवश्यकता पड़ने पर, यह तो आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर, ओके, यह तो आवश्यकता या जरूरत पड़ने पर प्रदर्शित होता है। ठीक है ना? अव्यक्त अधिगम कहलाता है। जब जरूरत पड़ी तभी उसको हमने यूज किया, दैट इज लेटेंट लर्निंग। क्या हो गया? लेटेंट लर्निंग हो गया। सिंपल कहानी है। नंबर 2, उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यवाद कहा ना इसको, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार या सीखना। सीखना लक्ष्य निर्देशित, व उद्देश्यपूर्ण होता है। इस हेतु लक्ष्य प्राप्ति का सबसे छोटे मार्ग का चुनाव किया जाता है। इस हेतु सबसे छोटे मार्ग का चुनाव किया जाता है। दैट्स वेरी अमेजिंग, गजब का है ये। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट, संज्ञानात्मक मानचित्रण। कॉग्निटिव मैप। ये कॉग्निटिव मैप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलमेन के अनुसार सभी जीव चूहा, कबूतर, चूहा, कबूतर, शेर आदि, सभी जीव, कॉग्निट टॉलमेन के अनुसार सभी जीव, मनुष्य भी उसमें शामिल होता है। ठीक है ना? चूहा, कबूतर, शेर, मनुष्य आदि पर्यावरण का या वातावरण का मानसिक नक्शा, मानसिक नक्शा विकसित करते हैं। मतलब प्रत्येक जीव, ये लॉयन है, ये रैट है, ये डियर है, ये टाइगर है, इस प्रकार का, चाहे वो मानव हो, प्रत्येक जीव, एक छोटा जीव बड़े जीव से क्यों डरता है? क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक इमेज क्रिएट हो गई।
जो उसको हानि पहुंचा सकता है, जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, जो उसे मार सकता है, तो ऐसी संज्ञानात्मक इमेजेज खोपड़ी में बन जाती हैं, मस्तिष्क में बन जाती हैं। ठीक है ना? और उन मस्तिष्क में बनी हुई उन इमेजेस के आधार पर ही प्राणी या सभी जीव सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। यही तो टॉलमैन का कहना है, न कि उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा। ठीक है ना? न कि उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा। यानी SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के द्वारा नहीं सीखता प्राणी। यह कहना था किसका? एडवर्ड टॉलमैन का। एक और पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, पुनर्बलन की भूमिका, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन की भूमिका। पुनर्बलन की भूमिका सीखने हेतु, माइंड मैपिंग, सीखने हेतु पुनर्बलन केवल पुरस्कार की बात करता है और इसे टॉलमैन अनिवार्य नहीं मानता। ठीक है ना? ये कहते हैं सीखने में पुरस्कार या पुनर्बलन अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है। सीखने, ये अकॉर्डिंग टू स्किनर तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, बट अकॉर्डिंग टू टॉलमैन सीखने में पुरस्कार और पुनर्बलन जरूरी नहीं है। दैट्स वेरी अमेजिंग। ये अच्छी बात कही है। ठीक है ना? पुनर्बलन की भूमिका कोई पूछे तो, क्योंकि पुनर्बलन क्योंकि पुनर्बलन हमेशा केवल सीखे हुए व्यवहार को प्रदर्शित करने या उसे सुदृढ़ करने का प्रेरक कार्य करता है ना? इसकी भूमिका तो सीखे हुए व्यवहार को सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। दैट्स वेरी सिंपल। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, संकेत या चिन्ह अधिगम। संकेत या चिन्ह अधिगम क्या करता है? इसमें प्राणी या जीव संकेत व चिन्हों के बीच संबंध स्थापित कर सीखता है। सत्य बात है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग की अगर अपन बात करें,
चूहों के समूह पर, चूहों के समूह पर प्रथम समूह, को भूल भुलैया, भूल भुलैया से बाहर निकलने पर पुनर्बलन या पुरस्कार मिला। दूसरे समूह को दूसरे समूह को नहीं मिला। नहीं मिला, समझ में आ गई? जब दूसरे समूह को नहीं मिला तो भाई एक समूह को अंत में भोजन दिया गया, दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। तो पहले समूह ने आरंभ से अंत तक रास्ता जल्दी खोज लिया, किंतु दूसरे समूह ने अधिगम का जो संकेत था उसको प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन जब उस दूसरे समूह को भी बाद में अंत में जब पुनर्बलन दिया गया तो उसने अपने संकेतों को प्रदर्शित नहीं किया था। उसने उस आधार पर अपने भोजन को प्रारंभ से अंत तक उतनी ही क्षमता से दौड़ लगाई जितनी कि प्रथम समूह के दौड़ते थे। याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई दूसरे समूह के चूहों ने भी जब उनको भोजन नहीं मिला तो उसने ऐसे कोई साइन, ऐसे कोई संकेत प्रकट नहीं किए, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने भी उसी क्षमता के साथ दौड़ लगाई जितनी क्षमता के साथ प्रारंभ से अंत तक प्रथम समूह ने लगाई थी। प्रथम समूह को तो पहली बार में ही भोजन दे दिया ना, दूसरे समूह को नहीं दिया। तो ऐसा एक प्रयोग इन्होंने, एडवर्ड टॉलमैन ने यहां पर किया था। प्यारे बच्चों, यही बात है और इससे स्पष्ट होता है कि जब तक कोई उद्दीपन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं तब तक वह अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं करता है। इसीलिए उद्दीपन के चिन्हों का प्रदर्शित होना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गई? जी हाँ, क्लियर हो गया। तो ये था आपका एडवर्ड टॉलमैन का। तो यहां पर बिना पुनर्बलन के सीखते हैं, ठीक है। आंतरिक मानसिक प्रक्रिया मस्तिष्क में बना लेते हैं। अचानक प्रदर्शन की बात नहीं होती है। चिन्ह यहां पर संकेत इंपोर्टेंट होते हैं। भाई समूह फर्स्ट को लगातार भोजन मिला, जल्दी सीखे। समूह टू को कोई भी भोजन नहीं मिला तो उन्होंने बहुत कम सीखा। समूह फर्स्ट को लगातार भोजन मिला, वो जल्दी सीखे। समूह टू को लगातार भोजन नहीं मिला, वो धीमी गति से सीखे। समूह तीन को 10 दिनों बाद तक भोजन नहीं मिला, अव्यक्त अधिगम, लेकिन 11वें दिन भोजन मिलते ही वे समूह फर्स्ट की तरह तेजी से बाहर निकल गए। बस यही समझना है इस सिद्धांत में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका एडवर्ड टॉलमैन का अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। फिर उसके बाद यहां पर आता है एक और टॉपिक आपका, लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसएबिलिटीज फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा शानदार और धमाकेदार चैप्टर है, ध्यान रखना। चूहे को पुरस्कार नहीं मिला।
ठीक है ना। भाई 10 दिनों में क्या किया उन्होंने, वो जो भी भूल भुलैया था ना, उसका मानचित्र, उसका मैप जो है वो अपने मस्तिष्क में बना चुके थे। ठीक है ना। हाँ, पुरस्कार तो जल्दी सिखाता है। भूल भुलैया का सिद्धांत एडवर्ड टॉलमेन का है, लर्निंग के संदर्भ में नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। इस बात को खोपड़ी में सेट कर लीजिएगा। उसकी आवश्यकता ही नहीं है किसी को भी। आप तो मस्ती के साथ बस पढ़ते रहो, ध्यान से सीखते रहो, वही कंपलसरी है, वही जरूरी है। ठीक है ना। चलो, इसे लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है। अधिगम अक्षमता या असक्तता। अधिगम अक्षमता, असक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलें आगे। यह वर्ड, शब्द का, वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क, सैमुअल किर्क ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इधर ले लेते हैं इसको। सैमुअल किर्क ने, किसने किया था बेटा? सैमुअल किर्क। कब किया था? अप्रैल 1963 में। समझ में आए? हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये शब्द सैमुअल किर्क ने, जो कि एक अमेरिकन मनोविज्ञानी थे, है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, अमेरिकन मनोविज्ञानी व शिक्षक, टीचर भी थे ये। अमेरिकन मनोविज्ञानी व शिक्षक ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, जो कि शिकागो में अभिभावकों और शिक्षकों का एक सम्मेलन चल रहा था। वहीं पर उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात की थी। लर्निंग डिसेबिलिटीज किसी प्रकार का कोई रोग या बीमारी नहीं होकर, बिल्कुल 100%, आप चिंता नहीं करो। और इसका फायदा आपको मिलेगा, एक क्लास और बढ़ जाएगी। टाइमिंग को हम लोगों ने जो थोड़ा सा परिवर्तन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप बेइंतहा पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज की जो कहानी है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही गजब की कहानी है। यहाँ पर इसके संदर्भ में हम लोग विशेष जो बातें हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इस लर्निंग डिसेबिलिटीज जो केवल हमारा छोटा सा पार्ट है उसको समझते हुए इस कंप्लीट चैप्टर के जो अभी तक आपको पूरी लर्निंग थ्योरी समझाई उनके शानदार क्वेश्चंस की बातें भी हम लोग करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा और फिर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम अपनी इस क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, सदा स्वस्थ रहो, हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो और प्रसन्न रहो। जय हिंद, जय भारत। हाँ है। अच्छा, देखो जिन बच्चों को कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे वो टेंशन मत किया करो, आपको एक दूसरे को नहीं दिखाने हैं ना, वो तो मुझे देखने हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत किया करो। अब इवनिंग में कोई क्लास नहीं है, इवनिंग में कहाँ क्लास है? यूजीसी नेट का सुबह 7:30 बजे हो गया और ये पीजीटी वाला हो गया, इवनिंग में कोई क्लास नहीं है। एक क्लास और बढ़ाएंगे आपकी अभी 12 तारीख के बाद, ठीक है? कल क्लास होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी? कल 100% क्लास होगी। हाँ हो जाएगा सुनीता जी, ठीक है, टेंशन नहीं करो। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल संडे है, कल क्लास होगी मॉर्निंग 7:30, 7:30 बजे हो गया है टाइमिंग यूजीसी नेट का, सुबह 7:30 बजे। दोनों क्लास आज की कंप्लीट हो गई है। क्लासेज लेनी है आप विजया बेटा, आप मुझसे बात कर लेना। ओके ओके धर्मेंद्र जी, डोंट वरी। डन डन डन। ओके, चलिए धन्यवाद।